हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक जो हम डिस्कस नहीं किए हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी कैसे वेरी करता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ये हम आज डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो इसे हम स्टार्ट करने से पहले एक ग्राफ बना रहे हैं। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ है कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी एच सी कंसंट्रेशन, सी कोई भी कंसंट्रेशन हो सकता है। तो ये मोलर कंडक्टिविटी है मेरी और ये मेरा कंसंट्रेशन है। ये है मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे केसीएल ले लेते हैं। एक ग्राफ आता है अपना ऐसे, ये मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, जैसे एसिटिक एसिड। वीक एसिड इलेक्ट्रोलाइट में अपना एसिटिक एसिड आता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या फर्क होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होता है। तो लिखते कैसे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को और वीक इलेक्ट्रोलाइट को? जैसे केसीएल है, केसीएल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जा रहा है, के प्लस प्लस सीएल माइनस में, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं वीक की बात करूं तो CH3COOH, ये कन्वर्ट हो रहा है CH3COO माइनस और H प्लस में, और ये मैं कर दे रहा हूं इक्विलिब्रियम वाला साइन। तो जब इस तरह का सिंबल आपको दिख जाए तो समझ जाइए कि वो पार्शियल डिसोसिएशन है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है। यानी ये वीक इलेक्ट्रोलाइट को शो कर रहा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को शो कर रहा है। अच्छा, इस ग्राफ में समझने वाली बात क्या है कि अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं तो मेरा कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। एक ही बात कह रहा हूं मैं। फिर अगर मैं ये कहूं कि राइट से लेफ्ट आ रहा हूं, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहा हूं, लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। राइट से लेफ्ट आ रहा हूं, इसका मतलब मेरा डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, डाइल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। तो ये स्टडी हमारी इसी पर है कि क्या होता है जब मैं डाइल्यूशन इंक्रीज करता हूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट मेरा है, जैसे जैसे मैं डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा हूं तो पहले ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब पार्शियली डिसोसिएटेड था तो इसकी कंडक्टिविटी यहां तक आ रही थी, लेकिन मैंने इसमें और डाइल्यूट करता गया। एक टाइम आया जिस टाइम के बाद से ये सडनली इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई, और जब ये इंक्रीज कर गई इसका मतलब कि यहाँ पर आने के बाद ये क्या हुआ, ये कंप्लीट डिसोसिएशन शो कर दिया। यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को भी हम बहुत ज़्यादा डाइल्यूट करके क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ये हुआ। ये तो CH3COH की बात थी। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट मेरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करने लगा जब मैंने बहुत ज़्यादा उसे डाइल्यूट कर दिया। ये अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे इस डाइल्यूशन का क्या फर्क पड़ रहा, तो आप देखिएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हल्का सा कंडक्टिविटी इसकी हल्की सी इंक्रीज की है। तो ये जो हल्का सा इंक्रीज किया, थोड़ा सा इंक्रीज किया है, आफ्टर डाइल्यूशन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस, आफ्टर डाइल्यूशन कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन केस ऑफ CH3COH। इसका मतलब कि यहाँ डिसोसिएशन कंप्लीट हो गया, यहाँ तो पहले से ही डिसोसिएशन कंप्लीट था, अब क्या ज़्यादा डिसोसिएशन कंप्लीट हो। फिर भी अगर इसके बावजूद भी यहाँ हम डाइल्यूशन कर रहे हैं तो जो मेरे आयंस है उनके बीच का जो डिस्टेंस है
वो इंक्रीज कर जा रहा है। डिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या हो रहा है कि उनके बीच का इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कमजोर हो जा रहा है, जिसकी वजह से डाइल्यूशन बहुत थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा दोनों का केस हुआ कि आफ्टर डाइल्यूशन वीक इलेक्ट्रोलाइट पे क्या फर्क पड़ता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे क्या फर्क पड़ता है। अब एक और बात है कि मोलर कंडक्टिविटी, ये मोलर कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड। अब इसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी। तो स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, बस इस ग्राफ को हम थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे और हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा था कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्स्ट्रापोलेटिंग ग्राफ, बट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट इट्स नॉट पॉसिबल। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या करें, चलिए सबसे पहले मैंने एक टर्म जो यूज किया इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके बारे में बात करते हैं कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब वो नो मोर डाइल्यूशन कैन बी पॉसिबल। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के बाद अब ज्यादा उससे ज्यादा आयंस ब्रेक नहीं हो सकते, अब उससे ज्यादा डाइल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है, तो उसे हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी अगर कैलकुलेट करना हो वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो हम यूज करेंगे कोलरॉस लॉ। अब इसको लिखने का तरीका बता दे रहा हूं। इसको लिखने का तरीका देखिए, अगर लिखा है ऐसे लिखा हुआ है लैम्डा एम, ये मोलर कंडक्टिविटी है सी कंसंट्रेशन, इसका मतलब है कंडक्टिविटी यानी मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। लेकिन अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये सिंबल का मतलब हुआ इनफाइनाइट डाइल्यूशन और ये है मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। अब बात करते हैं कि कोलरॉस लॉ की। तो ये देखिए COHLRAUSCH, ये हुआ कोलरॉस, तो ये कोलरॉस लॉ है। कोलरॉस लॉ क्या कहता है भाई, कोलरॉस लॉ के अकॉर्डिंग लिमिटिंग मोलर conductivity of an electrolyte can be represented as the sum of individual contribution of anion and cation of the electrolyte। यानी कि जो टोटल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकलेगी वो सम हो जाएगा एनायन के और केटायन के मोलर कंडक्टिविटी के। जैसे इफ Na+, ये Na+ है सोडियम, इसे हम ऐसे लैम्डा से इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है, प्लस ये एनायन और केटायन हो गया। इफ Na+ and Cl- आर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस रेस्पेक्टिवली, ये मोलर कंडक्टिविटी ऑफ आयंस हो गए किसके, सोडियम क्लोराइड के। तो हम कैसे लिखेंगे सोडियम क्लोराइड को, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू सम ऑफ एनायन एंड केटायन। इसे हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल नहीं है, छोटे से कैलकुलेशन इसमें, कि सपोज दैट आपको कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है एसिटिक एसिड का, CH3COOH का मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है, और आपको गिवन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na
मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl गिवन है, और आपको कैलकुलेट करना है CH3 मतलब एसिटिक एसिड का कैलकुलेट करना है। तो आप एसिटिक एसिड का कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड अगर हम देखें तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO CH3CO माइनस प्लस चाहिए CS प्लस H प्लस आयन, ये दोनों चाहिए मुझे। तो हमें चाहिए CH3CO माइनस और H प्लस, दो ही चाहिए। अब इन दोनों को अगर मैं ब्रेक करूं तो यहां से मुझे क्या क्या मिलेगा, CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, यहाँ से मुझे मिलेगा Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ से मिलेगा H प्लस और Cl माइनस। हमें क्या चाहिए, CH3CO माइनस, यानी ये वाला चाहिए, और इसके साथ चाहिए H प्लस आयन, ये वाला चाहिए, यानी मुझे ये चाहिए और ये चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए, सोडियम नहीं चाहिए और क्लोरीन नहीं चाहिए। यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करके और सोडियम क्लोराइड माइनस कर दूं तो मेरे पास ये डायरेक्टली आ जाएगा। तो अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, ये कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CONA प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl माइनस कर दूंगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl। इससे क्या हो जाएगा कि ये CH3CO यहाँ से मिल जाएगा, H प्लस यहाँ से मिल जाएगा, और हम मोलर कंडक्टिविटी इसके कैलकुलेट कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं कि क्या एप्लीकेशन है इस कोलोरॉस लॉ के, क्या क्या से एप्लीकेशंस हैं। तो एप्लीकेशन से पहला एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ कोलोरॉस लॉ टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, पहला एप्लीकेशन तो ये हुआ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर रहा है। दूसरा, टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर कैलकुलेट करना हो तो इसका यूज करते हैं। ये क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू, ये है कोई सी कंसंट्रेशन पे डिवाइडेड बाई 0, ठीक है। तो ये इससे कैलकुलेट होता है। थर्ड थिंग है इसका, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए, ये कैसे कैलकुलेट होता है, के से इंडिकेट करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट को, C अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस अल्फा, इससे हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। इफ अल्फा इज, अगर ये मेरा अल्फा है बहुत छोटा है, इफ अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1 तो K इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। तो इस तरह से हम कोलोरॉस लॉ का यूज और एप्लीकेशन देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।